चलो लेट वी स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिजिक्स के कई इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में बताऊंगा। जैसे इम्पोर्टेंट तो वैसे तो एनसीईआरटी का पूरा बुक ही है फिजिक्स के लिए, लेकिन फिर भी किसी इंस्टीट्यूट में मान लो या क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा में। अल्फ़ा जैसे आप जानते हो कि अल्फ़ा के पास +2e चार्ज होता है, बीटा के पास बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और बीटा नेगेटिव भी हो सकता है, -1e जीरो हो सकता है या +1e जीरो हो सकता है। तो ये एक मॉडरेट टाइप के बच्चे होते हैं, एवरेज, या इसके ये तो फोटोन एक है तो एनर्जी, लेकिन इसका नीचे का चार्ज भी जीरो होता है और ऊपर इसका कोई भी मास रेस्ट कंडीशन में नहीं होता। इंस्टीट्यूट में ए बी सी से डिवाइड करते हैं इनको, तो हम इनको नेम देंगे अल्फ़ा जो परफेक्ट स्कोर करना चाहते हैं, बीटा जो ठीक ठाक परसेंटेज बनाना चाहते हैं, और गामा कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उन्हें केवल पास पैकेज चाहिए, उन्हें क्लास कम से कम इतना जुगाड़ ज़रूर हो जाए कि वो पास हो जाए। तो मैं फिजिक्स फर्स्ट में आज तुम लोगों को आइडिया देता हूँ चैप्टर नंबर 8 से। बिल्कुल एकदम छोटा सा चैप्टर है, और लेकिन ये आपको 12th के अंदर कुछ टॉपिक्स बताएंगे जो आपको नंबर भी देंगे। इसमें बेटा आपको कौन कौन से याद करने हैं, तो पहला आप कन्फर्म मैक्सवेल की इक्वेशन याद करें पक्का। मैक्सवेल की 4 समीकरणें हैं। मैक्सवेल की समीकरणें हम अलग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग पढ़ते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी अलग पढ़ते हैं। हम चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। तो मैक्सवेल वो साइंटिस्ट था जिसने मैथमेटिकली यूनिफाइड करने का काम किया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को एक साथ कर दिया जाए। सेकंड आपको इस टॉपिक के बाद सेकंड टॉपिक आपको करना है, इस चैप्टर के अंदर लगता है डिस्प्लेसमेंट करंट। मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में बता दूंगा आपको। डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा। विस्थापन धारा में आप क्या क्या याद करेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट में एक तो आप इसकी डेफिनेशन याद करेंगे, और सेकंड इसका फॉर्मूला भी याद करेंगे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। मैक्सवेल ने जब एम्पियर्स के सर्किटल लॉ को या एम्पियर के विद्युत परिपथीय नियम को कैपेसिटर के केस में लागू किया, तो उसमें थोड़ा सा उसको विसंगति मिली, उसमें यानी उसमें थोड़ा सा फॉल्ट मिला, वहाँ वो एकदम सही आंसर नहीं दे पा रहा था। तो इन्होंने कल्पना की आईडी की, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ए करंट इज प्रोड्यूस इन द केस ऑफ कैपेसिटर, दिस करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है। या विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होती है उसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट में बेटा आपको एक तो परिभाषा याद करनी है इसकी, और सेकंड आपको इसका सूत्र याद करना है, फॉर्मूला। इसके बाद इसमें स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इससे पहले चैप्टर से भी मान लो या इससे भी मान लो, जो बोर्ड में आए हुए भी हैं और आ भी सकते हैं आपके। तो ये 3 केस हैं। चार्ज एट रेस्ट, जब आवेश चलता ही नहीं हो, आवेश स्थिर हो। सेकंड, चार्ज एट मोशन, चार्ज एट मोशन, इनमें दोनों में आवेश गतिशील है। इसमें v इसका कांस्टेंट है, यानी आवेश नियत वेग से गति कर रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई त्वरण नहीं है, इसका वेग नियत है। और थर्ड में भी ये गतिशील है, और लेकिन इसका v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, इसका वेग नियत नहीं है, वेग चेंज हो रहा है। इसका मतलब इसमें a है,
इस केस में ए 0 है और इस केस में ए नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि आवेश स्थिर अवस्था में है, आवेश नियत वेग से गति कर रहा है या फिर आवेश त्वरित गति कर रहा है। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और चार्ज एट मोशन विद सम एक्सीलरेशन। अगर ये 3 केस हैं तो इनमें ये पूछा जाता है कि आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है तो क्या उत्पन्न करता है, तो ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इट इज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और व्हेन चार्ज एट मोशन देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ये पूछा जा चुका है एक बार बोर्ड में कि विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे। इस केस में ये ई और बी तो करेगा, लेकिन टाइम के साथ ये दोनों वेरी करेंगे और टाइम के साथ जब ये वेरी करेंगे यानी चेंज करेंगे तो एक वेव प्रोड्यूस होगी। दैट वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। आवेश स्थिर तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, आवेश जब गतिशील तो ई और बी दोनों उत्पन्न करेगा, और आवेश यदि नियत वेग से गति करता है तो वो ई और वी दोनों भी कांस्टेंट मान के देगा। लेकिन यदि वो त्वरित गति करता है, उसका वी नियत नहीं है, तो सीधा डायरेक्ट आप कह सकते हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा या विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा, या परिवर्तनशील ई और परिवर्तनशील वी देगा। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब बात आई तो इस चैप्टर का नाम भी यही है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों में आपको करना ये है कि हर तरंग के आपको 2-2 गुण याद करने, 2 यूज याद कर लो आप। हर तरंग के 2 उपयोग, जैसे रेडियो तरंग के भी 2 उपयोग याद करें आप, सूक्ष्म तरंग के भी 2 उपयोग याद करें आप। तो ऐसे करके, जैसे फर्स्ट आपका रेडियो वेव हो गया। पिछली बार तो इतना इजी पूछ लिया गया था कि 2 विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए। रेडियो तरंगे, रेडियो वेव, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त तरंगे, चौथा आपका हमारा जो पॉपुलर है ही प्रकाश, दृश्य तरंगे, 5वां आपका पराबैंगनी तरंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी प्रकाश, और छठा आपका एक्स किरणें, और 7वां आपका गामा किरणें, गामा रेज। फर्स्ट आपका है रेडियो वेव, सेकंड आपका माइक्रोवेव, और थर्ड आपका इंफ्रारेड वेव, और ये आपका विजिबल वेव या इसको लाइट बोल सकते हैं आप। ये आपका अल्ट्रावायलेट रे हो गया, यूवी लाइट होगी, ये एक्सरे है और ये गामा रे है। आपको हर एक का क्या करना है, 2-2 यूज याद करने बेटा, हर एक के। एक छोटे से न्यूमेरिकल की बात करता हूँ मैं इसमें कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से ज़्यादा किसी की स्पीड नहीं होती, प्रकाश की वेग सबसे ज़्यादा है c। तो आपको इसका एक फॉर्मूला याद करना है, E/c। ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपसे न्यूमेरिकल, एक सिंपल न्यूमेरिकल पूछते हैं कई बार कि E का मान दे करके B का पूछते हैं या फिर B का दे करके E का मान पूछते हैं, और ये आपको यूज़ करना ही होता है। C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 2 बार पिछले सालों में रिपीट हो गया कि C का फॉर्मूला होता है 1/μ0ε0। ये आपका चैप्टर नंबर 4 में भी है और चैप्टर नंबर आपका 8 में भी है। ये फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन μ0 एंड ε0। तो शॉर्टली बात करूं तो क्या क्या बताया मैंने आपको, मैक्सवेल की चारों इक्वेशन, मैक्सवेल की चारों समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। सेकंड आपका डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन याद करें, इसका फॉर्मूला याद करें, और इक्वेशन का चारों की चारों करनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन क्या है। एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू μ0
IC प्लस ID, IC प्लस ID। आपका 3 नंबर पे मैंने आपको ये बताया कि हर विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस सभी के दो दो यूजेज याद करने हैं आपको, दो उपयोग। जैसे पूछे गए क्वेश्चनों में मैं बात करूं तो आपका रिमोट में कौन सी यूज़ होती है, तो अवरक्त तरंग यूज़ होती है। और पानी के प्यूरिफिकेशन में या पानी के शुद्धिकरण में कीटाणुओं वगैरह का मारने के लिए हम अल्ट्रावायलेट को यूज़ करते हैं। और इसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला सजेस्ट किया कि C बराबर E0 अपॉन B0 पक्का दिमाग में रखें, क्योंकि इनमें से एक चीज़ को देख करके दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाती है। या तो ये दे देते हैं, ये पूछ लेते हैं, या ये दे देते हैं, ये पूछ लेते हैं। तो इससे हो जाएगा C से गुणा करके। जैसे आपको E0 निकालना है तो C इंटू B0 बन गया। अगर आपको B0 निकालना है तो E0 अपॉन C बन गया। मात्रक कन्फर्म दिमाग में रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कुलम होता है, SI मात्रक। और चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका टेस्ला होता है। और टेस्ला में और गाउस में आपको रिलेशन पता ही है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू, नहीं पता तो भैया याद तो करना ही करना है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गाउस। ये मैंने आपको एक प्रॉपर सिंपल सा आइडिया दिया है चैप्टर नंबर 8 का। ये मैंने टेस्ला में गाउस बताए हैं बुक के अंदर, एक गाउस में टेस्ला दिए हैं 10⁻⁴ टेस्ला। इधर मैं लिख रहा हूँ टेस्ला में गाउस और इधर है गाउस में टेस्ला। ये आपका MKS पद्धति का है, आपके MKS सिस्टम का है, और ये आपका CGS से। और MKS की डेवलप फॉर्म होती है वो ये आपकी क्या कहलाती है, SI कहलाती है। ये मैंने बात की चैप्टर नंबर 8 की। एक सजेस्ट और करता हूँ मैं, चैप्टर नंबर आपको 7। चैप्टर नंबर 7 को बच्चे थोड़ा सा ये मान के चलते हैं कि सर ये अल्टरनेटिंग करंट वाला तो बड़ा हार्ड है। ये आपको हार्ड तो है लेकिन ये नंबर है ना बड़ा इजी बनवाता है। एक तो देखो पिछले सालों में तो इसका न्यूमेरिकल 110% आया है, पिछले सालों में कंटिन्यूसली इसका न्यूमेरिकल आया है, लेकिन इस बार इसका न्यूमेरिकल वापस रिपीट हो सकता है। तो इसके न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, I इज इक्वल टू 200√2 साइन ओमेगा टी प्लस π/3। ये मैंने एक इक्वेशन लिखा। इस इक्वेशन में आपसे ये चीज़ें पूछी जाती है कि इसका करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताओ या धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताओ। तो जब आप IRMS निकालते हो तो आपको करना क्या है, I0 डिवाइड बाई √2 या IM लिख देते हैं बुकों में, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है और ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, अपॉन √2। तो यहाँ इतना सिंपल चीज़ दी हुई रहती है कि यहाँ जो भी मान लगा हुआ है वो आपका I0 है। तो 200, जैसे मैंने जो पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया उसमें 200√2 अपॉन √2, तो √2 कैंसिल बाई √2, तो आपका IRMS आ गया 200 एम्पियर। तो भैया इक्वेशन दे करके इसमें एक तो आपसे IRMS पूछते हैं, और सेकंड कई बार आपसे ये चीज़ पूछ लेते हैं कि फेज डिफरेंस कितना होगा। जैसे ऊपर वोल्टेज की इक्वेशन दे दी आपको, V इज इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी, ये दे दिया आपको। इन दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस आपको दिख रहा है कितना है, π/3। या इस इक्वेशन से कंपेयर कर दें कि I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो आपका फेज डिफरेंस यानी कालांतर, कला का जो अंतर है वो आपका है π/3। π/3 इट मीन 60 डिग्री हो गया, 180/3 हो गया। तो इसमें पूछे जाने वाली चीज़ कौन सी है, एक तो ये है IRMS पूछ लें। न्यूमेरिकल की बात की है मैंने, सिंपल न्यूमेरिकल की। या फिर इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो IRMS निकालना, IRMS को निकालो कि IRMS IM अपॉन √2 होता है। तो इसका प्रूफ आपको लर्न करना है, इसको प्रूफ करना, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए IRMS बराबर IM अपॉन √2। या पूछ लें कि प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्र के लिए उसका वर्गमाध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, तो आपको वर्गमाध्य मूल मान ज्ञात करना होता है।
सेकंड आप सीधा डायरेक्ट आ जाइए ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या चीज़ याद रखनी है। एक तो ट्रांसफार्मर की सिद्धांत पे काम करता है, इट इज़ वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है ये। सेकंड, ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक उच्चई होता है और एक अपचयी होता है। एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है, एक उच्चई और दूसरा अपचयी। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ेगी, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगी और इनपुट वोल्टेज कम होगा। और इसमें अपचयी ये खा जाएगा वोल्टेज को, कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो इसमें वी आई ज़्यादा होगा और वी नोट कम होगा। इनकी पहचान कैसे होती है, इसके सेकेंडरी कॉइल में गेयरों की संख्या ज़्यादा होती है और प्राइमरी में कम होती है, और इस केस में प्राइमरी में गेयरों की संख्या ज़्यादा होती है और सेकेंडरी में कम होती है। ट्रांसफार्मर को कम्प्लीटली आप पढ़ लें, और ट्रांसफार्मर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर के अंदर आपसे पूछा वोल्टेज को ये कम ज़्यादा कर सकता है, करंट को भी ये कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको ये चेंज नहीं होती। ट्रांसफार्मर के अंदर जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, ये चेंज नहीं होती, इनपुट की और आउटपुट की सेम रहती है। द फ्रीक्वेंसी इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट चेंज इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर के केस में चेंज नहीं होती। तो मैंने आपको बताया कि एक तो IRMS निकालना सीखें आप, और एक ट्रांसफार्मर को कंप्लीटली पढ़ें, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन बताए मैंने कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, इट इज़ वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और दूसरा, ये दो टाइप का होता है, टाइप की पहचान आप कैसे करें ये है, या आपको सिंपली ऑब्जेक्टिव का प्रचलन है तो आपको ऐसे दे दिया जाए कि ट्रांसफार्मर पहचानो कौन सा है। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, तो बेटा ये तो इसकी प्राइमरी कोयल होगी और ये इसकी सेकेंडरी कोयल होगी। तो गेयरों की संख्या देखो किस में ज़्यादा, 1 2 3 4 है, इसमें ज़्यादा गेयर हैं। इसका मतलब इस केस में NP इज़ ग्रेटर देन NS। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, NS बड़ा है NP छोटा है। इसका मतलब ये उच्च ट्रांसफार्मर हो गया, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। इधर NS आएगा और इधर NP आ जाएगा। NS सेकेंडरी में ज़्यादा है और प्राइमरी में कम है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, उच्च ट्रांसफार्मर हो जाएगा। IRMS को निकालना सीखें। IRMS के साथ आप ट्रांसफार्मर भी पढ़ें, और ट्रांसफार्मर में एक लास्ट में क्वेश्चन है, जो फॉर्मूले सारे के सारे हैं, एफिशिएंसी के हैं, V नोट I नोट है, वो पूरी पूरी जो इक्वेशन आ रही है आपकी, वो है आइडियल ट्रांसफार्मर के, आदर्श ट्रांसफार्मर के। और आइडियल ट्रांसफार्मर बेटा होता नहीं है। तो ट्रांसफार्मर सर कौन से होते हैं, वास्तविक होते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर कोई नहीं होता, रियल ट्रांसफार्मर होते हैं, जो हमारे गलियों में इनमें लगे होते हैं, पावर स्टेशन में जहाँ वोल्टेज को कम ज़्यादा करना हो, वहाँ जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो वास्तविक ट्रांसफार्मर होते हैं। दे आर नोन एज द रियल ट्रांसफार्मर, वो रियल ट्रांसफार्मर होते हैं। रियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% नहीं होती, इसका ईटा 1 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 1, और इफिशियंसी नॉट इज 100% नहीं होती। तो इसके लिए ये पूछा जा सकता है कि वास्तविक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के मुख्य कारण बताइए, तो इसके 4 कारण है। ये बड़ा क्वेश्चन भी पहले बोर्ड में आया हुआ है। तो ट्रांसफार्मर को केस को आपको कंप्लीटली याद करना है, ट्रांसफार्मर का डायग्राम याद करना, सॉफ्ट आयरन का क्यों लिया जाता है, ऐसे 4 अलग अलग केसेस हैं उसके, 2 टाइप का होता है, किस सिद्धांत पे ये काम करता है, और रियल ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% क्यों नहीं होती, या उसके ऊर्जा क्षय के कारण कौन कौन से हैं। जैसे उसमें कुंडलियों का प्रतिरोध है, फ्लक्स का क्षरण है, शिथिल्य ह्रास है। जैसे कुंडलियों का प्रतिरोध हो गया, उसके कारण एनर्जी का लॉस होगा। एक फ्लक्स का लीकेज होता है, फ्लक्स का लॉस हो जाता है, वो कारण हो गया। और थर्ड आपका शिथिल्य ह्रास है, वो हो गया हाइस्टेरिसिस, बार बार चुंबकन और विचुंबकन होने के कारण। और चौथा आपका है एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, इसमें भंवर धाराएं पैदा होती है। तो मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ड्यू टू द फ्लक्स लीकेज, ड्यू टू हाइस्टेरिसिस कर्व, और ड्यू टू एडी करंट्स। कुंडलियाँ के जो कुंडलियाँ बनती है उनका तार लिया जाता है, तो उस तार का प्रतिरोध होता है, तो वो ऊष्मा का क्षय करता है।
उसे मिनिमाइज़ करने के लिए, दूर तो नहीं कर सकते लेकिन उसको कम किया जा सकता है, मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम उन तारों को एक तो तांबे का लेते हैं और दूसरा उन तारों को तांबे के मोटे तार काम में लेते हैं, तो उससे जो कॉपर लॉस होता है वो कम होता है, ऊर्जा के यानी कम हो। एक फ्लक्स का लीकेज, आप एक कुंडली के ऊपर दूसरी कुंडली बनाते हो तो दोनों के बीच में एक वायु की रिक्तिका आ जाती है, ड्यू टू द एयर गैप, फ्लक्स का लीकेज होता है। और तीसरा हाइस्टेरिसिस कर्व होता है। हाइस्टेरिसिस अभी सिलेबस में नहीं है, पुराने सिलेबस में लगता था। तो क्या होता है कि अल्टरनेट करंट होती है वो अपना डायरेक्शन को चेंज करती है, डायरेक्शन को चेंज करती है, तो एक बार जो सॉफ्ट आयरन उसके बीच में क्रोड लगा हुआ उसका चुंबकन होगा और अगली बार उसका विचुंबकन होगा, तो चुंबकन में एनर्जी ज़्यादा लगती है और विचुंबकन में हमें कम प्राप्त होती है, तो एनर्जी का लॉस हो जाता है। और एडी करंट्स, बार बार चुंबकन और विचुंबकन के कारण, फ्लक्स के चेंज के कारण उसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है और भंवर धाराओं के कारण वो गर्म भी हो जाता है, तो हीट के रूप में लॉस हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें, इससे बचने के लिए जो उसका क्रोड होता है उसको पट्टियों के रूप में लेते हैं, पटलित लेते हैं, उसको लिमिनेटेड कोर लेते हैं। सेथिल्य हास को या हाइस्टेरिसिस लॉस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, तभी तो सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है, नरम लोहे का बनाया जाता है। फ्लक्स के लीकेज को कम करने के लिए क्या करते हैं, एक कोयल के ऊपर ही दूसरी कोयल बनाते हैं, टाइट कपलिंग करते हैं, और इसके लिए मैंने आपको बताया कॉपर वाला लेते हैं। इसके बाद अगर इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसका शक्ति गुणांक है, पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक का जहाँ तक मेरा दिमाग कह रहा है तब तक शक्ति गुणांक आपसे पूछे ही जाएंगे। पावर फैक्टर तो V और I के बीच का जो फेज डिफरेंस होती है उसकी कोस वैल्यू को हम पावर फैक्टर कहते हैं। द फेज कोस वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज नोन एज पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट। कोई भी प्रत्यावर्ती परिपथ होता है उसमें V और I के बीच का जो कालांतर होता है उसकी कोस वैल्यू को हम उसको शक्ति गुणांक कहते हैं, कोस वैल्यू को। और पावर फैक्टर का एक दूसरा सूत्र होता है R/Z, प्रतिरोध के ऊपर भाग दो इम्पिडेंस ऑफ सर्किट, सर्किट की प्रतिबाधा का भाग दें। अब कोस फाई के मान आपको लर्न करने बेटा, यानी शक्ति गुणांक। आर सर्किट का क्या होता है, प्रतिरोधक परिपथ का क्या होता है, एल सर्किट का क्या होता है, सी सर्किट का क्या होता है। आर सर्किट का तो होता है 1, इसका 0 होता है, इसका भी 0 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके फाई के मान अलग अलग हैं। फाई आर सर्किट का, V और I दोनों समान कला में होते हैं तो उनका फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है, तो कोस 0 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। और इन दोनों में, इसमें वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है, इसमें वोल्टेज पीछे होता है, तो कोस π/2 प्लस ले हो या माइनस ले हो, दोनों ही केस में कितना आएगा, 0 0। तो एक तो साथ में फेज डिफरेंस याद करें, साथ में ये याद कर लें जैसा जितना मैंने आपको बताया कि शक्ति गुणांक शुद्ध आर परिपथ का 1 होता है, शक्ति गुणांक प्रेरक परिपथ का 0 होता है और शक्ति गुणांक सी परिपथ का 0 होता है। रीज़न क्या है इनमें, रीज़न ये है कि इसका फाई होता है, V और I समान कला में होते हैं, 0 डिग्री एंगल होता है V और I के बीच का, और इन दोनों में 90-90 होता है। एक में वो, इसमें वोल्टेज आगे होती है और इसमें वोल्टेज पीछे होती है, या उल्टा बोल दूं इसको तो इसमें करंट पीछे होता है और इसमें करंट आगे होता है, एक फॉरवर्ड होता है और एक लैग बिहाइंड होता है। इसके बाद आप थोड़ा इसको और पढ़ लें, अनुनाद को, रिजोनेंस को। हेलो,
एक बेटा मैं आपको बता रहा था रिजोनेंस, रिजोनेंस की स्पेशलिटी याद कर लें आप, अनुनाद की रेजोनेंस की। और इसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या ओमेगा का पूछ लेंगे 1/√LC। और एक इसका इम्पोर्टेंट है कि इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है सेकेंड। मैं अगर स्पीडली बात करूं तो इसमें क्या क्या निकालना सीखना आपको, एक IRMS निकालना सीखना है, एक पावर फैक्टर सीखना है आपको, एक कंप्लीटली आपको ट्रांसफॉर्मर याद करना है, और एक जिस तरह का मैंने न्यूमेरिकल बताया था वैसा आपको न्यूमेरिकल सीखना है। तो बेटा आज तो मैं तुम लोगों को 2 ही चैप्टर के बताऊंगा, और इन 2 को याद करें तो नेक्स्ट आपको और बता दिया जाए। ओके।